हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स लर्नर में। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि हमने हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित 14 प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वैज्ञानिक प्रिंसिपल्स के बारे में, वैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में जो F.W. टेलर ने प्रतिपादित किए थे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत तथा पद्धतियाँ। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं F.W. टेलर के बारे में। देखिए, F.W. टेलर एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जो थोड़े से ही समय में एक साधारण श्रमिक से क्या बन गए, मुख्य इंजीनियर के पद पर पहुंच गए थे। सन 1878 में यह एक श्रमिक के रूप में अमेरिका की मैडवेल स्टील कंपनी में मिडवेल मिडवेल स्टील कंपनी में भर्ती हुए और अपनी लगन और मेहनत से 6 वर्ष की अल्प अवधि में इसी कंपनी में मुख्य इंजीनियर के पद पर पहुंच गए। सन 1901 में सन 1901 तक बेथलम स्टील वर्क्स में काम करने के उपरांत उन्हें प्रबंध परामर्शदाता के रूप में अपनी सेवा देना प्रारंभ किया। सन 1911 में इनकी पुस्तक वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत नामक पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसने प्रबंध जगत में क्या मचा दिया था, तहलका मचा दिया था। क्योंकि हम क्या जानते थे, सबसे पहले हम जानते थे उनके बारे में, हेनरी फ्योल के बारे में। उन्होंने प्रशासनिक प्रबंध दिए थे, मतलब सिद्धांत दिए थे, प्रशासनिक प्रबंध के सिद्धांत दिए थे। इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत दिए थे जिसमें मेथड्स लगाए गए थे। ठीक है, मेथड्स के द्वारा किसी भी चीज को क्या बनाया जा सकता है, आसान सरल बनाया जा सकता है और किफायती बनाया जा सकता है। इन्होंने वही प्रिंसिपल्स हमें दिए थे। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत देखो, सबसे पहले दे रखा है इन्होंने रूढ़िवादिता के स्थान पर विज्ञान के प्रयोग का सिद्धांत। यानी कि रूढ़िवादिता यानी कि पुरानी प्रथाएं जो चलती हुई आ रही हैं उनके स्थान पर विज्ञान का प्रयोग करो, मेथड्स का प्रयोग करो। ठीक है, इन्होंने बोला था इस सिद्धांत के अनुसार एक संस्था के अंदर जो भी काम किए जाएं उसके प्रत्येक हिस्से की गहन जांच करनी चाहिए ताकि काम करने की एक ऐसी पद्धति का विकास किया जा सके जिससे अधिक में अच्छा काम न्यूनतम लागतों पर संभव हो। ठीक है, इसमें जिसमें अधिक में अच्छा काम होने लगे, बढ़िया काम होने लगे, न्यूनतम लागतों पर संभव हो सके। यानी कि कम लागतों पर क्या होने लगे, संभव हो सके, अच्छा काम कम लागतों पर संभव होना इन्होंने बोला था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा प्रिंसिपल इनका श्रमिकों के वैज्ञानिक चयन एवं प्रशिक्षण का सिद्धांत। यानी कि श्रमिकों को क्या चयन करना पड़ेगा, किससे, वैज्ञानिक विधि से, और उनका फिर प्रशिक्षण करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, इन्होंने कहा था श्रमिकों का चयन एवं प्रशिक्षण वैज्ञानिक रीति से किया जाना चाहिए। संस्था में किए जाने वाले सभी कार्यों में से श्रमिकों के चयन का कार्य अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या है, अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि जो भी उन्होंने बोला था कि संस्था में किए जाने वाले सभी कार्यों में से श्रम का चयन कार्य अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक गलत नियुक्ति संस्था के पूरे वातावरण को क्या कर देगी, दूषित कर देगी। ठीक है, श्रमिकों का ठीक ढंग से चयन कर लेना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि
उनको समय समय पर आवश्यक प्रशिक्षण भी देना दिया जाना चाहिए। ठीक है, इन्होंने बोला था कि अगर तुमने भी एक गलत चयन कर लिया तो क्या होगा, भाई कोई गलत व्यक्ति हमारे उसमें आ गया जो गलत काम करता हो, गन्स वंस रखता हो या कोई ड्रग्स व्रग्स लेता हो, तो क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, हमारा पूरा संस्था का क्या वातावरण क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। जिससे हमें क्या होगा, हानि होगी, हमारे लाभ में हमारा दिमाग खराब रहेगा, है ना। हम उसी पे ध्यान देंगे कि भाई वो गलत तो नहीं कर रहा, उसी को ठीक करने में लग जाएंगे, है ना। इसीलिए चयन क्या करना चाहिए, बिल्कुल सही करना चाहिए। ठीक है, बल्कि उनको समय समय पर आवश्यक प्रशिक्षण देना चाहिए। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको ट्रेनिंग देते रहना चाहिए। जैसे जैसे मशीन, हमारे पास नई नई मशीनें आती रहती है ना, इसीलिए क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग देते रहना चाहिए। फिर आता है हमारा श्रम एवं प्रबंध के मध्य सहयोग का सिद्धांत। ठीक है, श्रम एवं प्रबंध के मध्य, प्रबंधकों के मध्य, यानी कि श्रम और प्रबंध दोनों के मध्य सहयोग का सिद्धांत, यानी कि इन दोनों के मध्य सहयोग होना चाहिए, नहीं तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, बेकार बनेगा, या ज्यादा समय में बनेगा, या हम प्रोडक्शन कम कर पाएंगे। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं ये आगे, संस्था के अंदर ऐसे वातावरण बनाए जाने चाहिए जिसमें श्रम एवं प्रबंध दोनों एक दूसरे को अपना पूरक समझे। ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्या समझे, अपना पूरक। अर्थात श्रमिक वर्ग यह समझे कि प्रबंधक वर्ग के सहयोग के बिना उनका काम नहीं चल सकता, और प्रबंधक वर्ग यह समझे कि श्रमिक वर्ग के सहयोग के बिना उनका अस्तित्व खतरे में है। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के सहयोग से ही क्या होगा, काम चलेगा। ऐसी भावना जागृत हो जानी चाहिए, है ना। ऐसी भावना जागृत हो जाने पर दोनों वर्ग एक ही लक्ष्य का पीछा करेंगे और सफलता निश्चित रूप से उनके कदमों में होगी। ठीक है, तो ये कहा था किसने, FW टेलर ने। चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे बोल रहा है वो, आगे बोलते हैं अधिकतम उत्पादन का सिद्धांत। ठीक है, अधिकतम उत्पादन का सिद्धांत में क्या बोला था इन्होंने, बोला था कि उत्पादन क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। वो कैसे संभव होगा, देखो, प्रबंध प्रबंधक वर्ग एवं श्रमिक वर्ग दोनों को अधिकतम उत्पादन करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। अर्थात संस्था में उपलब्ध संसाधनों से जितना अधिक से अधिक उत्पादन हो सके उस लक्ष्य तक पहुंचने में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, इसका सीधा प्रभाव संस्था के लाभ पर पड़ेगा, और अगर लाभ बढ़ेगा तो प्रबंधक को भी अच्छे पैसे मिलेंगे और श्रमिक को भी। तो इसलिए इन्होंने बोला था कि दोनों को आपसी मतभेद बुला करके सहयोग, आपस में सहयोग बना करके रहना चाहिए, जिससे कि हमारा उत्पादन क्या हो, अधिकतम हो। और जब उत्पादन अधिकतम होगा तो क्या होगा, लाभ बढ़ेगा, और जब लाभ बढ़ेगा तो दोनों को भी फायदा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा समान उत्तरदायित्व विभाजन का सिद्धांत, यानी कि उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। संस्था के दो मुख्य वर्ग होते हैं, सीधी सी बात है, सबको पता है ना। संख्या के दो मुख्य वर्ग हैं, संस्था के दो मुख्य वर्ग हैं, कौन कौन, प्रबंधक वर्ग और श्रमिक वर्ग। देखो अभी कह रहा, संस्था के दो मुख्य वर्ग प्रबंधक और श्रमिक वर्ग में काम एवं उससे संबंधित दायित्व का स्पष्ट बंटवारा कर देना चाहिए। जो वर्ग जिस काम का अधिक कुशलता से कर कार्य कर सके उसे वही काम देना चाहिए। ठीक है, उसे वही काम देना चाहिए, यहाँ पे वही काम देना होगा। ठीक है, चलिए, इस सिद्धांत को लागू करने पर ना तो ना तो सारा दामोदार, यानी कि सारा काम एक ही किसी एक वर्ग को मिलेगा, और ना ही सारा उत्तरदायित्व किसी एक वर्ग पर थोपा जाएगा। ठीक है, इस सिद्धांत को लागू करने का ना तो मतलब इस सिद्धांत को लागू करने पर ना तो सारा काम किसी एक वर्ग को मिलेगा, और ना ही सारा उत्तरदायित्व किसी
एक वर्ग पर थोपा जाएगा। ठीक है, यहां तक आपकी बात क्लियर है। चलिए इसमें देखिए आगे शायद अब बस इन्हीं के 5 ही सिद्धांत हैं हमारे। ठीक है, आगे हैं इनकी पद्धतियां जिनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखो बच्चों, अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक और कमेंट जरूर किया करो और सब्सक्राइब कर जरूर किया करो, क्योंकि इससे मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे के लिए आपको बीएसटी की क्लास कंटिन्यू कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा भी बहुत वक्त जाता है ये ऐसे ऐसे कंटेंट बनाने में। ठीक है, इसलिए मेरे को कमेंट भी करके बताया करो और लाइक और शेयर भी किया करो। ठीक है, और आगे सब्सक्राइब भी कराइए आगे, है ना, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।